29 अक्टूबर 2018 की रात को ग्वाटेमाला के एक छोटे से गांव के अंदर सभी लोग अपने घर में खाना पीना खा रहे थे और तभी उनको खाते खाते एक बहुत ही जोर से किसी लड़की की चिल्लाहट सुनाई दी। और जैसे ये चिल्लाहट उन लोगों ने सुनी तो वो सारे के सारे अपने घर से निकलकर बाहर की तरफ भागे और जाकर देखने लगे कि आखिर ये कौन चिल्ला रहा है। और जब वो वहां पर गए उसके बाद जो उन्होंने देखा तो यकीन मानिए ये मैं कहूंगा कि आज तक के मेरे भी वीडियोस के इतिहास का सबसे भयंकर केस था। जी हाँ, इतना भयंकर कि उस इंसिडेंट से रिलेटेड जो वीडियो क्लिप सामने आई थी उस वीडियो क्लिप को कई देशों ने बैन किया हुआ है कि नहीं, हम अपने देश में इस वीडियो क्लिप को नहीं चला सकते। लेकिन आज मैं आपको उस पूरे इंसिडेंट की सच्चाई बताने वाला हूं। लेकिन सच्चाई एक ये भी है कि आप लोग लाइक नहीं कर रहे हैं। देख लेते हैं बट लाइक नहीं करते। आई डोंट नो, पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। सो प्लीज आप वो प्रॉब्लम क्रिएट मत करें, लाइक बटन पर क्लिक कर दें। इस केस को समझने के लिए हमें ग्वाटेमाला देश के एक छोटे से गांव इस्ला देल नॉर्ते में जाना पड़ेगा और यहीं पर रहा करती थी ये लड़की जिसका नाम एल्जेंद्रा था, जिसकी उम्र अब तक तकरीबन 32 साल की हो चुकी थी। लेकिन यहाँ पर एल्जेंद्रा की लाइफ कोई बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं रही थी। जब उसकी उम्र सिर्फ 3 साल की थी तभी उसके माता पिता की एक एक्सीडेंट के अंदर मौत हो चुकी थी और उसके बाद से ही इसके सभी भाई बहन और ये लड़की खुद भी बिल्कुल अनाथ हो चुके थे। समझ नहीं आ रहा था कि आखिर परिवार कैसे चलेगा। परिवार बहुत ज़्यादा गरीबी में पल रहा था, लेकिन फिर भी जैसे तैसे इसके बड़े भाइयों ने, इसकी बड़ी बहन ने यहाँ पर मेहनत करी और किसी तरीके से परिवार को मैनेज किया। धीरे धीरे सभी बच्चों की उम्र बढ़ती जा रही थी, सभी अपना अपना काम धंधा पकड़ चुके थे और अब यहाँ एल्जेंद्रा की भी उम्र तकरीबन 14 साल की हो चुकी थी। तब उसके भाई ने कहा कि देखो, हमने तुमको इतना बड़ा तो कर दिया है, अब तो तुमको कोई ना कोई काम धंधा जरूर यहाँ करना ही पड़ेगा। लेकिन यहाँ उसके पास कोई काम धंधा करने को था नहीं, पढ़ी लिखी वो खुद थी नहीं, तो यहाँ पर उसके भाइयों ने मिलकर उसकी एक शादी भी करवा दी। अब जैसे ही इस लड़की की शादी की गई उसके कुछ ही टाइम बाद एल्जेंद्रा के 3 बच्चे भी पैदा हो चुके थे। अब बच्चों की जिम्मेवारी और सर पर आ चुकी थी। उसका पति कुछ खास यहाँ काम धंधा कर नहीं रहा था, गांव में रहते हुए ही वो भी छोटी मोटी दिहाड़ी मजदूरी ही कर रहा था। लेकिन यहाँ दिक्कत ये थी कि वो सारा दिन दारू के नशे में भंड रहता और जैसे ही वो घर पर आता वो एल्जेंद्रा के साथ मार पिटाई वगैरह करता, बच्चों को घर से बाहर निकालने की धमकी देता। लेकिन अब कोई कुछ क्या ही कर सकता था। एल्जेंद्रा इस चीज से परेशान होकर अपने घर से सीधा अपने भाइयों के घर आई। वहां जाकर अपने भाइयों के साथ ये सब कुछ डिस्कस किया कि ऐसे ऐसे उसके जिंदगी में बहुत ज़्यादा दिक्कतें चल रही हैं। तब उसके भाइयों ने कहा कि एक काम करो, तुम कहीं और अपना कमरा वगैरह लेकर अपने बच्चों के साथ शिफ्ट हो जाओ और अपना कोई काम धंधा करो, अपनी जिंदगी तो किसी तरीके से चलानी ही पड़ेगी। तब यहाँ 2014 के आसपास एल्जेंद्रा अपने तीनों बच्चों को लेकर गांव के ही एक और कमरे में किराए पर रहने लगी। अब उसको क्योंकि पैसा चाहिए था तो जरूर उसको कोई काम भी करना था। तब यहाँ काम के रूप में उसके गाँव के बराबर में से जो नदी बह रही थी वहां पर उसने लॉन्ड्री का काम करना शुरू कर दिया। और इस काम को करने के लिए वो पूरे गाँव के घरों घरों में जाकर वहां से कपड़े कलेक्ट करती, अपने बच्चों को साथ रखती, अपने बच्चों के हाथ भी वो कपड़े वगैरह कलेक्ट करवाती क्योंकि वो भी अब 2-3 साल की उम्र के हो चुके थे। वो उनको साथ ही रख रही थी और जैसे ही सारे कपड़े कलेक्ट होते वो सीधा उनको उस नदी पर लेकर जाती। और भी काफी सारी लेडीज थी यहाँ पर जो उसके साथ यही काम कर रही थी। अब जैसे तैसे यहाँ बेचारी को कोई थोड़ा बहुत पैसा मिल रहा था और उसी से उसका घर भी चल रहा था, बच्चों को भी पालना था, खुद की भी देखरेख करनी थी। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये गाँव बहुत ज्यादा छोटा सा है, कुछ हजार लोग ही यहाँ पर आज भी रहते हैं। तो इस गांव के अंदर कुछ ज्यादा अट्रैक्शंस वगैरह नहीं थी कि जहां लोग जाकर अपना टाइम पास वगैरह कर सके। वहां लोग टाइम पास करने के लिए या तो इस गांव के चौराहों के बीच में बैठ जाया करते थे या फिर जो औरतें थी वो एक दूसरे के घरों के ऊपर जाकर अपना टाइम पास कर रही थी। अब यहाँ एल्जेंद्रा के पास तो और कोई चारा नहीं था, तो उसको अपनी बड़ी बहन एल्वीरा के घर पर जाकर ही अपना टाइम पास करना पड़ता। जब भी उसको टाइम मिलता तो वो अपने बच्चों को लेकर अपनी बहन के घर चली जाती और वहां जाकर जब वो उससे बात करती तो उसको समझ आता कि जितनी दुखी वो खुद थी अपने पति से, उससे कहीं ज्यादा दुखी उसकी बड़ी बहन भी है। जी हाँ, उसकी बड़ी बहन पहले ही उसके 5 बच्चे पैदा हो चुके थे और अब वो फिर से प्रेग्नेंट थी। लेकिन यहाँ दिक्कत ये थी कि एल्वीरा का पति उसकी दिन रात पिटाई कर रहा था, इवन कि वो प्रेगनेंसी में थी। एल्वीरा के पति को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था कि वो अपनी पत्नी के साथ क्या कर रहा है। लेकिन जैसे तैसे एल्वीरा इस डोमेस्टिक वायलेंस को भी झेलते हुए अपने बच्चों के ऊपर ध्यान दे रही थी और अपने आने वाले बच्चे की तैयारियों में लगी हुई थी। एल्जेंद्रा की उम्र तकरीबन अब 30 साल के आसपास की हो चुकी थी। उसके बच्चे भी काफी बड़े बड़े अब हो चुके थे और अभी भी उसके अपनी बहन के घर पर आना जाना काफी अच्छा था। वो डेली लगभग, या मैं कहूँ 1 या 2 दिन छोड़कर अपने काम से टाइम निकालकर अपनी बहन के पास जाती
क्योंकि उसको उसकी बहन की सास से बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट था। जी हाँ, उसकी बहन की सास उसकी बहन की काफ़ी फेवर में थी और जैसे ही उसका बेटा कुछ भी कांड करता यानी कि एल्वीरा के ऊपर हाथ वगैरह उठाता तो उसकी सास यानी कि उस आदमी की माँ उसको काफ़ी ज़्यादा डांटती और मार पीट कर घर से भी बाहर भगा देती। अब ये चीज़ जैसे ही एलेक्जेंड्रा को दिखती तो उसको काफ़ी ज़्यादा सुकून मिल रहा था, वो उस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा अपने से रिलेट कर पा रही थी। तब यहाँ पर उसकी ही सास ने ये आइडिया दिया एलेक्जेंड्रा को कि तुमको भी अब दोबारा शादी कर लेनी चाहिए, क्योंकि ऐसे अकेले तो जिंदगी नहीं कटेगी, तुम काफ़ी लंबे टाइम से ये लॉन्ड्री वाला काम करती आ रही हो, तुम्हारे बच्चे भी अब बड़े हो चुके हैं, तुमको एक सहारे की ज़रूरत है। और जब ये चीज़ एलेक्जेंड्रा ने सुनी तो उसको भी कहीं ना कहीं लग रहा था कि हाँ, बात तो कहीं ना कहीं ठीक ही कह रही है। और तब उसको गाँव में ही एक 43 साल का मारियो तूत नाम का एक आदमी दिखाई दिया और जैसे ही इन दोनों ने आपस में एक दूसरे को देखा तो ये पहले ही अट्रैक्शन में आ चुके थे। जैसे ही एक दूसरे को देखा मारियो टूट समझ चुका था कि एलेक्जेंड्रा उससे बात करना चाह रही है। मारियो टूट खुद से उठकर एलेक्जेंड्रा के पास आया जबकि वो गांव के बीच में चौराहे के ऊपर खड़े थे। उसने जाकर एलेक्जेंड्रा से बात करी और यहाँ एलेक्जेंड्रा ने अपने बारे में सब कुछ बताया कि कैसे कैसे उसके पहले पति से उसका तलाक हो चुका है और वो अलग अपने बच्चों के साथ रह रही है। मारियो ने भी बताया कि उसका भी अपनी पत्नी के साथ तलाक हो चुका है, काफी टाइम हो चुका है इस तलाक को हुए, उसके बच्चे उसके पत्नी के साथ ही रहते हैं और वो अकेला इसी गांव के अंदर अपना जैसे तैसे समय काट रहा है। जैसे ये बात इन दोनों के बीच में हुई उस रात एलेक्जेंड्रा अपने घर पर जा चुकी थी, मारियो अपने घर पर जा चुका था और जैसे ही एलेक्जेंड्रा रात को सोने के लिए गई तब उसके माइंड के अंदर पूरी तरीके से मारियो ही घूम रहा था, क्योंकि इन दोनों के बीच में पहली बार देखने पर ही जो अट्रैक्शन बनी थी वो कुछ अलग ही थी। मारियो अंदर से बहुत ज्यादा खुश था, एलेक्जेंड्रा अंदर से बहुत ज्यादा खुश थी। वो बस सोच रही थी कि किसी तरीके से उसका ये रिलेशनशिप काम कर जाए और उसका घर फिर से बच जाए। लेकिन यहां पर एलेक्जेंड्रा के साथ एक दिक्कत यहां ये हुई कि उसने मारियो के इतिहास के बारे में जानना 1% भी जरूरी नहीं समझा। अगर वो जानती तो आज कुछ और ही कहानी होती और आज मैं वीडियो नहीं बना रहा होता। जी हाँ, मारियो ने एलेक्जेंड्रा को ये तो बता दिया था कि उसका उसकी पत्नी के साथ तलाक हो चुका है और वो उसको छोड़कर वापस अपने घर जा चुकी है, अपने बच्चों को साथ ले गई है, लेकिन उसने ये नहीं बताया कि तलाक क्यों हुआ, क्या दिक्कत आ गई थी उसकी शादी के अंदर। यहाँ एलेक्जेंड्रा ने चीज जाननी भी जरूरी नहीं समझी, लेकिन जब मैंने इसके बारे में और जानने की कोशिश करी तो यहाँ मुझे पता चला कि मारियो की पत्नी जिसका नाम लिलिया था वो एक्चुअल में लिलिया के ऊपर एक बहुत बड़े चाकू से निरंतर वार करता रहा था, डेली की डेली। बेशक उसके यहाँ 6 बच्चे पैदा हो चुके थे। एक तो इतने ज्यादा बच्चे पैदा करना, आधा दर्जन लाइन ही लगा देना, हम 2 हमारे गिन लो। मुझे समझ नहीं आ रहा ये क्या चीज वहां उस गांव में चल रही थी। 5-5 6-6 से नीचे तो कोई बात ही नहीं कर रहा। खैर जैसा भी है वो उनकी कैपेसिटी है। तो ये मारियो डेली की डेली अपने जेब के अंदर एक बहुत अजीब सा घुमावदार चाकू रखने लगा और जब भी उसको अपनी पत्नी घर के अंदर दिखती वो सीधा भागकर उसके ऊपर वार कर देता बिना कुछ सोचे समझे। लेकिन जब उसकी पत्नी उससे पूछती कि हाँ भाई बता क्या बीमारी है तेरे को, तो यहां पर वो बताता कि नहीं मुझे तुझसे कोई बीमारी नहीं है, बस मुझे तू अच्छी नहीं लगती। वो बेचारी यहां खुद डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो चुकी थी। अब तक यहां मुझे ये समझ आ चुका था कि इस गांव के अंदर डोमेस्टिक वायलेंस एक अलग ही लेवल पर चल रहा है। खैर लिलिया यहां पर मारियो को छोड़कर वापस अपने घर जा चुकी थी। घर जाकर उसने पुलिस स्टेशन में केस भी दाखिल किया डोमेस्टिक वायलेंस का, लेकिन 3 हफ्तों तक मारियो जेल में रहा और उसके बाद लिलिया ने पता नहीं क्यों किन कारणों की वजह से अपना केस वापस ले लिया और मारियो को वापस बाहर छोड़ दिया गया। और उसके बाद से ही अब यहाँ एलेक्जेंड्रा मारियो की जिंदगी में आने वाली दूसरी लड़की थी। खैर जैसे ही एलेक्जेंड्रा ने जाकर अपने भाइयों को बताया, अपनी बहन को बताया कि उसको ऐसे ऐसे गांव में ही एक बंदा है वो पसंद आ चुका है, और यहाँ दिक्कत ये हुई कि उसके परिवार वालों ने भी इस मारियो के इतिहास को जानने की कोशिश नहीं करी। सभी यहाँ चाह रहे थे कि किसी भी तरीके से एलेक्जेंड्रा का घर बच जाए, वो अपने पति के साथ आराम से रहे। बेशक जैसे ही एलेक्जेंड्रा ने अपने परिवार में चीज डिस्कस करी, उसके परिवार वालों ने मारियो को अपने पास बुलाया और जल्दी ही दोनों की शादी भी करवा दी गई। मारियो के घर अब एलेक्जेंड्रा अपने बच्चों को लेकर शिफ्ट हो चुकी थी, लेकिन जैसे ही शिफ्ट हुई उसके कुछ दिनों के बाद से ही इन दोनों के बीच में बहुत तगड़ी लड़ाइयां छिड़ने लगी और यहां तक बात आ चुकी थी कि वो मारियो जो पहले अपने साथ एक चाकू रखा करता था अपनी जेब के अंदर, अब वो अपनी जेब के अंदर एक बड़ा सारा डंडा जो अपने पैरों के अंदर से होते हुए उसके अंदर पैंट में अटका रहता, वो डंडा अपने साथ हमेशा रखने लगा और वो जहां भी एलेक्जेंड्रा को लेकर जाता वहीं पर एलेक्जेंड्रा के साथ मार पिटाई शुरू कर देता। अब जैसे ये चीज एलेक्जेंड्रा ने समझी कि ये तो खुद एक डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार होती जा रही है, तब उसने समझने की कोशिश करी मारियो को और कहा कि बताओ तुमको क्या दिक्कत आ रही है, तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। यहां पर मारियो ने कहा कि नहीं मुझे तुम पसंद नहीं हो, बस मुझे तुम अच्छी नहीं लगती, इसलिए मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ कर रहा हूं। शादी को तकरीबन 1 साल का समय बीत चुका था, 2017 का टाइम आ चुका था और इस टाइम तक आते आते एलेक्जेंड्रा भी इस चीज की हैबिचुअल हो चुकी थी। वो डेली सुबह उठती, डेली उसका यही रूटीन होता कि उसका पति उसके साथ लड़ाइयां करता, मार पिटाई खाने के बाद वो अपने बच्चों को साथ लेकर वही अपने काम धंधे पर जो लॉन्ड्री वाला वो काम कर रही थी उसी काम पर वापस निकल जाती और रात
रात को आते आते वापस अपना घर आकर खाना वाना बनाना, मारियो की फिर से पिटाई झेलनी और वापस रात को सो जाना। इन दोनों के बीच में कोई ज़्यादा शारीरिक संबंध भी नहीं बन रहे थे। यहाँ पर ये चीज़ होने की वजह से, शारीरिक संबंध ना बनने की वजह से इस मारियो को ये शक हो चुका था कि कहीं ना कहीं एलेजेंड्रा का किसी और लड़के के साथ या फिर किसी और आदमी के साथ चक्कर चल रहा है। अब जैसे ही उसके दिमाग में ये चीज़ बैठी, उसने अपना टॉर्चर और ज़्यादा बढ़ा दिया। वो फिर से अब अपनी जेब के अंदर एक वही घुमावदार चाकू सा रखने लगा और जैसे ही उसको एलेजेंड्रा दिखाई देती घर के अंदर ही, वो सीधा जाकर एलेजेंड्रा के ऊपर वार कर देता, उसको जाकर पीटने लगता, बहुत जोर जोर से उसके सिर में वो चाकू मारता। बार बार एलेजेंड्रा पूछने लगती कि क्या हुआ है, तुम मुझे क्यों मार रहे हो। रोज की रोज इस घर से यहाँ गाँव वालों को चिल्लाहटें आने लगती और अब तक पूरे गांव को पता लग चुका था कि इस घर के अंदर भी जो एलेजेंड्रा है वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हो चुकी है और कोई भी इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। वो इनका दोनों का अंदरूनी मामला है। 22 अक्टूबर 2018 का दिन आ चुका था। कई साल बीत चुके थे इन दोनों की शादी को हुए और इस टाइम तक आते आते यहाँ ना सिर्फ एलेजेंड्रा बल्कि एलेजेंड्रा के जो बच्चे थे वो खुद भी अब मारियो की इस बेरहमी का शिकार हो रहे थे। जब भी उसका मन करता वो उसके बच्चों के ऊपर, वो एलेजेंड्रा के ऊपर हाथ साफ कर रहा था। वो उन बच्चों की भी बहुत गंदी तरह पिटाई करता। एलेजेंड्रा को अब समझ आ चुका था कि वो इससे शादी करके बहुत गंदी तरीके से फंस चुकी है, लेकिन अब कर भी क्या सकती थी, उसके पास कोई और चारा भी नहीं था। 22 अक्टूबर 2018 के दिन शाम होते होते एलेजेंड्रा अपने घर पर ही मौजूद थी और पीछे से मारियो अपने घर पर आया और जैसे उसने अपने बेटे यानी कि सौतेले बेटे एलेजेंड्रा के बेटे को देखा, उसने कहा कि ये ले पैसे पकड़, जाकर साइड में स्टोर से कोई सामान वगैरह लेकर आ। यहाँ पर उसने कुछ सामान वगैरह मंगवाया और वो लड़का पैसे लेकर घर से बाहर निकला, उस स्टोर तक गया। स्टोर से सामान लेके आते आते वो बीच में कहीं रुक गया, उसको घर आने में थोड़ी सी देर हो गई। अब आप सोच कर देखिए, ऐसा कुछ होता है तो एक बाप क्या करेगा, हल्का फुल्का डांट लेगा, पूछ लेगा कि कहाँ रुक गया था, इतनी देर कैसे लग गई। लेकिन नहीं, यहाँ मारियो तो एक अलग ही लेवल की भसड़ थी। उसने आते ही उस लड़के को एक रस्सी से बांधा और ऊपर सीधा पंखे पर टांग दिया और तब तक टांग कर रखा जब तक उसके पूरी तरीके से दम नहीं घुट गया। और जैसे ही वो मरने वाला था, उसने वापस उस रस्सी को खोला और नीचे गिरा दिया। तब जाकर उस लड़के से पूछा कि हाँ भाई बता, क्या बीमारी है, तू इतना लेट कैसे हो गया। ये चीज देखकर एलेजेंड्रा बीच बचाव में कूदी। उसने अपने बेटे को बचाने की कोशिश करी। उसने धक्का मारकर मारियो को साइड में हटाया और पूछने लगी कि तुम इसके साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। मारियो ने कहा, तू इससे पूछ कि आखिर ये अब तक था कहां, मैंने इससे सामान मंगवाया था और ये आने में इतनी लेट कैसे हो गया। फास्ट फॉरवर्ड टू 29 अक्टूबर 2018 यानी कि 29 अक्टूबर 2018 के दिन हम चलते हैं और रात होते होते 8:30 बजे के आसपास इस गांव में रहने वाले लोगों को अब मारियो और एलेजेंड्रा के घर से बहुत जोर जोर से चिल्लाने की आवाजें आ रही थी। उस टाइम पर लोग अपना खाना पीना खा रहे थे, सभी के घर गैस चूल्हा चढ़ा हुआ था, अपनी अपनी थालियों के ऊपर बैठे हुए थे। और जैसे ही ये चीख चिल्लाहटें उन लोगों ने सुनी तो उन लोगों के लिए चीज कोई नई नहीं थी। आए दिन इस घर से इसी तरीके से चिल्लाहटें आया करती थी, तो उनको इस चीज की आदत पड़ चुकी थी, इस चीज को इग्नोर करना वो सीख चुके थे। लेकिन अब वाली जो चिल्लाहटें थी वो बहुत बहुत ही ज्यादा दर्द भरी थी। ऐसा लग रहा था कोई अपने फेफड़ों को फाड़ कर चिल्ला रहा है, अपना टॉप ऑफ द लंग जो अपना पूरा जोर लगा सकता है, कोई इस तरीके से चिल्ला रहा था। और ये चिल्लाहटें किसी और की नहीं बल्कि किसी लड़की की थी। खैर, जैसे जैसे काफी देर तक उन्होंने चिल्लाहटें सुनी तो फाइनली लोग अपना अपना खाना पीना छोड़कर अपने घरों से बाहर निकले और सबसे पहले बाहर निकली एल्वीरा। जी हाँ, एलेजेंड्रा की बड़ी बहन एल्वीरा को भी, जो कि उसके घर से तकरीबन 10-12 घर दूर उसका घर मौजूद था, वो अपने घर से बाहर निकली और सीधा भाग अपनी बहन के घर की तरफ गई। तो जैसे ही एल्वीरा भागते हुए उस घर की तरफ गई, पीछे पीछे काफी सारे लोग और भी इस घर के अंदर एंटर हो चुके थे। और जैसे ही वो एंटर हुए, उनको एक आदमी, ऑब्वियसली रात को अंधेरा हो चुका था, गांव में लाइट उस टाइम पर थी नहीं, तो एक आदमी अपने हाथों में फ्लैश लाइट लिए हुए वो बाहर निकलता हुआ दिखाई दिया। और जैसे ही वो उस आदमी को पकड़ने की कोशिश करते, उससे पहले ही वो आदमी अपनी फ्लैश लाइट बंद करके उस घर से बाहर निकलकर वहां जंगलों की तरफ भाग चुका था। अब क्योंकि वो पहाड़ी इलाका था, इस तरीके के इलाकों में किसी व्यक्ति को रात के टाइम पर ढूंढना बहुत बहुत मुश्किल काम था। खैर, उस आदमी को इग्नोर करते हुए सभी के सभी लोग इस घर के अंदर गए और जैसे ही उन्होंने घर का दरवाजा खोला और दरवाजे को खोलकर वो अंदर बने बेडरूम में गए, उस बेडरूम के अंदर पहले तो लाइट नहीं थी और अंदर से सिर्फ और सिर्फ चिल्लाने की आवाज आ रही थी। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर अंदर क्या हुआ है। ये एलेजेंड्रा, ऑब्वियसली ये चिल्लाहटें एलेजेंड्रा की थी और वो इतनी जोर से क्यों चिल्ला रही है। तब यहाँ पड़ोस के लड़के को एक फ्लैशलाइट लेने के लिए पड़ोस के घर से ही भेजा। वो फ्लैशलाइट लेकर आया और जैसे उस लड़के ने आकर वो फ्लैशलाइट वहां खड़े बड़े लोगों को दी और उन्होंने जैसे वो लाइट जलाई और बेडरूम की तरफ उसको किया और जो अंदर का हाल उनको दिखाई दिया, उसको देखकर वहां खड़े हर एक व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो गए। जी हाँ, सबसे पहले तो उन्होंने अपने पैरों की तरफ देखा, जो लोग वहां खड़े थे, क्योंकि वो कहीं और नहीं बल्कि खून से भरे हुए
एक फर्श के ऊपर खड़े थे और जैसे ही उन्होंने सामने की तरफ देखा, इस कमरे के फर्श पर खून बहुत तेजी से बह रहा था और साथ ही इस खून के बीच में इस फर्श के ऊपर ही एक कटा हुआ हाथ पड़ा हुआ था। जैसे ही ये चीज देखकर लोग अंदर की तरफ गए। अंदर जाते ही उनको बेड के ऊपर एलेक्जेंड्रा पड़ी हुई दिखाई दी। लेकिन यहाँ पर ये जो एलेक्जेंड्रा थी, ये कोई नॉर्मल हालातों में नहीं पड़ी थी। जी हाँ, एलेक्जेंड्रा के साथ ये क्या हुआ था उसको समझने के लिए हमें 28 अक्टूबर के दिन सुबह ही जाना पड़ेगा। और जैसे ही एलेक्जेंड्रा सुबह सुबह उठी, उसने अपना नाश्ता वगैरह बनाया, अपने बच्चों को तैयार किया क्योंकि उसको वापस अपना काम पर जाना था, लॉन्ड्री वाले काम पर जाना था। और यहाँ पर मारियो टूथ भी एलेक्जेंड्रा के साथ ही निकलने वाला था। लेकिन जैसे ही एलेक्जेंड्रा ने अपने बच्चों को साथ लिया और अपने उस नदी किनारे गई कपड़े वगैरह धोने के लिए, तब यहाँ एलेक्जेंड्रा को कोई अंदाजा नहीं था कि इस दिन वो अकेली नहीं आई है, बल्कि उसका पति उसका पीछा कर रहा है और वो दूर से ही कहीं उसको छुप छुप कर देख रहा है, उसके ऊपर निगरानी रख रहा है। तकरीबन 2 घंटों तक वहां पर अपना काम निपटाने के बाद उसने अपने बच्चों को वो कपड़े वगैरह लपेट कर वापस अपने घर ले जाने के लिए भेजा। लेकिन अब तक एलेक्जेंड्रा खुद घर पर नहीं गई। जी हाँ, दूर खड़ा मारियो एलेक्जेंड्रा को देख रहा था कि आखिर एलेक्जेंड्रा आज करती क्या है। एलेक्जेंड्रा ने अपने सारे कपड़े वगैरह लपेट कर बच्चों के हाथ घर पर भेजे और खुद वहां से निकलकर गांव के बाहर बने हुए मेन रोड की तरफ गई और वहां पर जाकर वेट करने लगी। और जैसे ही मारियो ने दूर खड़े होकर देखा कि एलेक्जेंड्रा किसका वेट कर रही है, इसके साथ कौन मिलने आने वाला है, उसको भी यहाँ पर अंदाजा नहीं था कि आखिर यहाँ क्या चल रहा है। तभी यहाँ पर एक बड़ा सारा ट्रक आकर रुका और जैसे ही वो ट्रक रुका, एलेक्जेंड्रा तुरंत उस ट्रक को क्रॉस करते हुए दूसरी तरफ गई और कंडक्टर साइड वाली खिड़की खोलकर उस ट्रक के अंदर बैठ गई, खिड़की बंद करी और वो ट्रक वहां से जा चुका था। ये चीज देखते ही मारियो का जो शक था कि उसकी पत्नी एलेक्जेंड्रा का किसी और के साथ चक्कर चल रहा है, ये शक उसका अब यकीन में बदल चुका था। और यहां उसने सोच लिया था कि आज इसका काम खत्म करना है, आज इस केस को यहीं वो दी एंड करने वाला था। वो जाकर अपने घर में आराम से बैठ चुका था और जैसे ही रात होते होते एलेक्जेंड्रा वापस अपने घर पर आई, आकर वो अपने काम धंधों में लग चुकी थी। आते ही मारियो ने उसके साथ लड़ाई करनी शुरू कर दी, उससे पूछना शुरू कर दिया कि आखिर वो पूरा दिन थी कहाँ पर और आज आने में लेट कैसे हो गई। वो बार बार बता रही थी कि वो अपनी बहन के घर गई थी, तुमको अगर दिक्कत है तो कुछ भी जाकर एल्वीरा से पूछ लो। लेकिन तब क्या होगा जब व्यक्ति ने खुद अपनी आंखों से देखा हो कि उसकी पत्नी कहीं और जाकर किसी और के ट्रक में बैठ रही थी। वो एलेक्जेंड्रा से बार बार ये चीज पूछ रहा था कि तुम किसी ट्रक के अंदर बैठ कर गई थी और ये चीज मैंने अपनी आंखों से देखा है। लेकिन बार बार एलेक्जेंड्रा इस चीज से मना कर रही थी कि नहीं, मैं यहाँ पर किसी भी ट्रक वाले के साथ बैठ कर नहीं गई, मैं किसी को नहीं जानती, मैं तो अपने काम धंधे में लगी हुई थी और अपना काम खत्म करके मैं अपनी बहन के घर जा चुकी थी। तुमको अगर पूछना है तो मेरी बहन से जाकर पूछ सकते हो। इसी बात को लेकर दोनों के बीच में काफी लड़ाई भी हुई और इस लड़ाई के बाद मारियो वहां से निकलकर बाहर जा चुका था और एलेक्जेंड्रा खाना पीना खाकर आराम से अपने बेड पर आकर लेट चुकी थी। लेकिन तकरीबन रात के 8:30 बजे इस घर का दरवाजा फिर से खुला। अब की बार मारियो वापस अपने घर में आ चुका था और अब की बार वो खाली हाथ नहीं आया था। वो एक्चुअल में कुछ और नहीं बल्कि अपना कुल्हाड़ा, एक प्रकार का चाकू ही कह सकता हूं मैं उसे, काफी लंबा सारा चाकू होता है, आप अपनी स्क्रीन के ऊपर अभी देख भी सकते हैं। तो एक्चुअल में मारियो अपने इस चाकू को ही लेने के लिए गया था। वो पहले इसको कहीं और रख कर आया हुआ था और अपने घर से बाहर निकलकर इसी चाकू को लेने गया था। अब जैसे ही वो अपने चाकू को लेकर वापस घर में घुसा, उसने दरवाजा खोला, अंदर गया। अंदर उसने देखा कि एलेक्जेंड्रा बेड के ऊपर लेटी हुई है। वो अपने बेडरूम में गया और वहां जाते ही बिना कुछ सोचे समझे, बिना कुछ बात किए, उसने सीधा एलेक्जेंड्रा के मुंह के ऊपर उस चाकू से वार करने शुरू कर दिए और इस तरीके से वार किए वो सीधा चाकू जा जाकर एलेक्जेंड्रा के मुंह में लग रहे थे। बेचारी को बोलने तक का मौका नहीं मिला। उसको समझ ही नहीं आया कि एकदम से मारियो उसके साथ ये सब कुछ क्यों कर रहा है। लेकिन मारियो यहां नहीं रुका। मैं इस केस को कवर क्यों कर रहा हूं, क्योंकि ये एक नॉर्मल कांड नहीं होने वाला था। मैंने बहुत सारे मर्डर्स देखे हैं जो चाकू से किए गए हैं, वो बिल्कुल आम से होते हैं, लेकिन ये कुछ खास होने वाला था। आप खुद सोच कर देखिए, 30 से भी ज्यादा वार उस चाकू से एलेक्जेंड्रा के मुंह और नाक के ऊपर किए गए। उसके वार किस तरीके के थे आप इसका अंदाजा यहीं से लगा लीजिए कि कुछ एक वार जो थे वो सीधा जाकर उसके दिमाग से होते हुए नीचे की तरफ टेढ़े जा रहे थे और कुछ एक वार जो थे उसके होठों से होते हुए नीचे की तरफ जा रहे थे। मतलब कि एक ट्रायंगल सा बना रहे थे कुछ इस तरीके का। और ये जो बीच वाला हिस्सा था, नाक वाला जो हिस्सा था एलेक्जेंड्रा का, वो अब लगभग अंदर की तरफ पूरा कट चुका था, वो पूरा अब अंदर खत्म हो चुका था। बेचारी एलेक्जेंड्रा अपने पूरा जोर लगाकर अपने फेफड़ों को फाड़ फाड़ कर चिल्लाए जा रही थी, लेकिन उसकी मदद करने वाला कोई भी नहीं था। तकरीबन 10 मिनटों तक मारियो ने उसके ऊपर दर्जनों वार किए, बेचारी को पैकमैन जैसा बना दिया। इस केस में इस एलेक्जेंड्रा का नाम इसके बाद से ही
मिस पैकमैन पड़ा, क्योंकि मारियो ने एल्जेंड्रा के मुंह को काट काट कर पैकमैन जैसा बना दिया था। अब आप कहेंगे कि पैकमैन क्या है? कि एक बहुत ही पुरानी और बहुत ही मशहूर गेम रही है एक टाइम पर। इस गेम ने पूरी दुनिया के गेमिंग इंडस्ट्री के ऊपर राज किया था और उसका सिंबल कुछ ऐसा था। अब आप समझ ही सकते हैं एल्जेंड्रा का फेस कैसा हो चुका था। एल्जेंड्रा जोर जोर से चिल्लाए जा रही थी, लेकिन उसकी मदद करने वाला कोई नहीं था। ऊपर से ये मारियो उसके मुंह के ऊपर वार किए ही जा रहा था। और इतना ही नहीं, उसके खून जब पूरे बेड के ऊपर फैल चुका था, खून नीचे टपकने लगा था, तब भी यहाँ ये मारियो नहीं रुका। उसने एल्जेंड्रा के एक हाथ को पकड़ा और उसको जोर जोर से काटना शुरू कर दिया। ऊपर उठाया और उसके ऊपर इतने वार किए कि वो कंधे से अलग हो चुका था। ये मारियो यहाँ भी नहीं रुका। उसने दूसरा हाथ पकड़ा एल्जेंड्रा का और उस दूसरे हाथ को भी इस तरीके से काटना शुरू कर दिया कि तकरीबन 7 से 8 वारों के अंदर ही वो हाथ वहां से कटकर बेड के ऊपर ही गिर चुका था। और जैसे ये काम उसने किया, अब उसको समझ आ चुका था कि नहीं, अब एल्जेंड्रा अब इस दुनिया में नहीं रहने वाली, कुछ ही मिनटों में मर जाएगी। ये काम खत्म होते ही और उसको अब लग रहा था कि एल्जेंड्रा जो इतनी जोर जोर से चिल्ला रही है, आस पड़ोस के लोग जल्दी यहाँ इकट्ठा होने वाले हैं। और जैसे ही चिल्लाहटें लोगों ने सुनी, वो कुछ टाइम बाद बाहर निकल कर भी आए। और सबसे पहले एल्वीरा आई। और जैसे ही एल्वीरा इस घर के अंदर घुसने वाली थी, उसी टाइम पर मारियो ने अपनी फ्लैशलाइट जलाई और वो उस बेडरूम से बाहर निकला। खून में वो सारा सना हुआ था और उस फ्लैशलाइट को जलाते हुए बाहर आया। बाहर आते ही उसने देखा कि लोग उसकी तरफ ही आ रहे हैं। उसने अपनी फ्लैशलाइट बंद करी और वहां से तेजी से निकलकर बाहर जंगलों की तरफ भाग गया। लोग अंदर घुसे। अंदर घुसते ही उन्होंने देखा कि एल्जेंड्रा अपना पूरा जोर लगाकर, उसके हाथ वहां पर है नहीं, एक हाथ नीचे पड़ा हुआ है खून के अंदर, दूसरा हाथ बेड के ऊपर पड़ा हुआ है और उसका मुंह पूरी तरीके से खत्म किया जा चुका है। अब आप यहाँ पर सोच कर देखिए वहाँ के लोग कैसे थे। 2018 की मैं बात कर रहा हूँ। गांव में किसी ना किसी के पास तो कोई तो गाड़ी या फिर बाइक होगी ही, जिसकी मदद लेकर एल्जेंड्रा को टाइम रहते हॉस्पिटल पहुँचाया जा सकता था। दिक्कत यहाँ ये थी कि उस गाँव से हॉस्पिटल, सबसे नज़दीकी हॉस्पिटल ही 76 किलोमीटर यानी कि 76 किलोमीटर दूर था। वहाँ से मदद आती तो भी उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता। अगर हो सकता था तो यहीं पर लोग एल्जेंड्रा को उठाकर किसी बाइक या फिर गाड़ी में बैठाकर हॉस्पिटल पहुंचा सकते थे। लेकिन यहाँ पर लोगों ने कुछ और ही किया। यहाँ पर लोगों ने अपने अपने मोबाइल फ़ोन निकाल लिए और अपने मोबाइल फ़ोनों में टॉर्च जलाकर उस एल्जेंड्रा की मरते हुए की रिकॉर्डिंग करने लगे। ये वीडियो जो मैंने देखी तकरीबन 1.5 मिनट की वीडियो है और उस 1.5 मिनट की वीडियो में सबसे पहले दिखा कि कैसे वो उस घर के अंदर जा रहा है व्यक्ति जिसने भी वीडियो बनाई है। और सबसे पहले नीचे कटा हुआ हाथ दिखाई दे रहा है, खून के अंदर पड़ा है। और लेफ्ट साइड में जो बेड है उसके किनारे पर यहाँ एल्जेंड्रा पड़ी हुई है। उसका दूसरा हाथ भी साइड में बेड के पड़ा हुआ है, वो भी खून में सना हुआ है। और यहाँ एल्जेंड्रा बहुत जोर जोर से चिल्ला रही है। उसका मुंह में यहाँ इतना इतना तो खाली हिस्सा बन चुका था। पता नहीं उसकी आवाज़ कहाँ से निकल रही थी, क्योंकि उसका मुंह तो दिखाई ही नहीं दे रहा था। मुंह का एक बहुत बड़ा मांस का टुकड़ा लोथड़ा बनकर साइड में लटक रहा था। लेकिन यहाँ खड़े व्यक्ति किसी ने भी एल्जेंड्रा को बचाने की कोशिश नहीं करी। सब उसकी बस वीडियो बना रहे थे। सब देख रहे थे कि एल्जेंड्रा आखिर आगे करती क्या है। वो चिल्ला रही थी और क्या आप इस बात पर विश्वास करेंगे कि लोगों ने उसकी चिल्लाहटों को तकरीबन 25 मिनट तक वहां खड़े खड़े सुना। और 25 मिनट तक चिल्लाने के बाद बेचारी एल्जेंड्रा इस दुनिया से चल बसी। उसने वहीं उसी बेड पर पड़े पड़े ही दम तोड़ दिया। लेकिन 25 मिनटों में किसी की भी ये हिम्मत नहीं हुई वहाँ खड़े लोगों की कि कोई तो उसे उठाकर किसी चीज़ में लपेट कर, किसी चीज़ में डालकर एटलीस्ट उसको हॉस्पिटल तो पहुँचाए। लेकिन नहीं, किसी ने भी ये काम नहीं किया। वहाँ सिर्फ खड़े रहे और उसकी मौत का इंतज़ार करते रहे। वो मौत आई और एल्जेंड्रा इस दुनिया से अलविदा हो चुकी थी। खैर तकरीबन 1 घंटे बाद पुलिस को मौके पर बुलाया गया। पुलिस भी यहाँ से तकरीबन 60-65 किलोमीटर दूर थी। पुलिस को भी यहाँ तक आने में टाइम लगा। पुलिस जैसे ही अंदर गई, अंदर जाकर हाल देखा तो वो बहुत बद से बदतर था। वहाँ से जैसे जैसे बॉडी को उठाया गया और बॉडी को उठाकर सीधा हॉस्पिटल पोस्टमार्टम में भेजा गया। और इस पोस्टमार्टम में बताया गया कि 30 से भी ज़्यादा वार उस मैचेट से, उस कुल्हाड़े टाइप के चाकू से 30 से भी ज़्यादा वार एल्जेंड्रा के मुंह के ऊपर किए गए हैं। और उसके मुंह का एक बहुत बड़ा हिस्सा कट कर साइड में जा चुका था। उसके बचने की उम्मीद लगभग ना के बराबर ही थी। अगर टाइम रहते हॉस्पिटल भी आ जाती तो भी उसको बचाना बहुत ज़्यादा मुश्किल था। लेकिन यहाँ पर ये केस यहीं पर दब जाता। बट वो जो वीडियो थी, वो वीडियो एकदम से सोशल मीडिया रेडिट के ऊपर वायरल होने लगी और रेडिट से होते हुए अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर वायरल होने लगी। और जैसे ये वायरल हुई, लोगों के अंदर ये गुस्सा फूट पड़ा कि ऐसे किसी महिला का मर्डर कोई कैसे कर सकता है, किसी के अंदर इतनी हिम्मत कैसे हुई, कोई इतना निर्दयी भी कैसे हो सकता है। अब जैसे ये चीज वायरल हुई तो पुलिस के ऊपर दबाव बना इस केस को सुलझाने का। और इस मर्डर के सिर्फ 4 दिनों बाद ही पुलिस ने मारियो को गिरफ्तार भी कर लिया। ऑब्वियसली सबका शक मारियो के ऊपर ही था। एल्वीरा ने भी बयान दे
दिए थे कि उसका पति ही ये सब कुछ कर सकता है। मारियो को उठाया गया, अच्छे से उस बाबूजी की जेल के अंदर ले जाकर सेवा भी की गई, और जब उसने बताया सब कुछ कि आखिर उसने सब कुछ क्यों किया है, तो वहां खड़े हर व्यक्ति के रोंगटे खड़े हो गए। उसने बताया पुलिस वालों को कि उसको शक था कि उसकी पत्नी का किसी और के साथ अफेयर चल रहा है और वो उसे मिलने जाती है, और ये चीज़ मैंने कंफर्म भी कर ली थी। 28 अक्टूबर के दिन ही वो दोपहर के टाइम पर किसी ट्रक वाले के साथ बैठकर कहीं गई थी, और जब शाम को वो घर आई तो मैंने उसे पूछा था, बट उसने बताने से मना कर दिया, और तब मुझे गुस्सा आया और मैंने सारा कांड बैठा दिया। उसको कोर्ट में पेश किया गया और कोर्ट ने उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा सुना दी। मतलब कि वो जब तक जिंदा रहेगा तब तक वो जेल में रहेगा, अंतिम सांस तक, बिना पैरोल के। वो जमानत पर भी बाहर नहीं आ सकता। लेकिन इस पूरे केस के अंदर मैं आपको एक चीज़ बतानी भूल गया, और वो ये कि यहाँ जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई थी उसके अंदर एक और चीज़ लिखी हुई थी, और वो चीज़ ये थी कि मरने से तकरीबन 6 से 7 घंटे पहले एलेजेंड्रा ने किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। तो ये चीज़ जैसे ही लोगों ने सुनी तो उन सब का एंगल हल्का सा चेंज हो गया। बेशक इसके अंदर बहुत ज़्यादा क्रूरता बरती गई थी, ये मर्डर कोई आम मर्डर नहीं था, ये इतना ज़्यादा डिस्टर्बिंग था कि इसकी जो वीडियो थी वो काफ़ी सारे देशों ने बैन कर दी। आज भी आप इस वीडियो को ढूंढना चाहें तो बहुत मुश्किल से ही आपको मिलेगी। अगर आप फिर भी देखना चाहते हैं ब्लर्ड वर्जन वो भी, तो भी मैं आपको इंस्टाग्राम पर दिखा सकता हूँ। मैं स्टोरी नहीं लगाऊंगा क्योंकि ये वहाँ की भी कम्युनिटी गाइडलाइंस के खिलाफ है। अगर आपको चाहिए है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पर आकर मुझसे ले सकते हैं। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, तो प्लीज़ आप मुझे वहाँ फॉलो जरूर कर लें। हम बात कर रहे थे उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट की, तो उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सामने लिखा हुआ था कि मरने से तकरीबन 6 से 7 घंटे पहले एलेजेंड्रा ने किसी के साथ शारीरिक संबंध बनाए थे। अब ऑब्वियसली यहाँ मारियो तो वहाँ था नहीं उसके साथ, तो एलेजेंड्रा ने जरूर अपने किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में रह रहे किसी और ही आदमी के साथ ये संबंध बनाए होंगे। बेशक ये उसकी पर्सनल चॉइस थी, वो नाबालिग नहीं थी, बट ये जो भी था तो गलत ही। आपके इस केस के बारे में क्या विचार हैं, मुझे आपकी राय जाननी है कमेंट सेक्शन में, और साथ ही मेरे इंस्टाग्राम के ऊपर। ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है, मैंने पहले भी आपको बताया, आपके हाथ से फॉलो बटन जरूर क्लिक हो जाना चाहिए। खैर, पिछली वीडियो का शाउट आउट आप सभी को यार। तकरीबन 4000 से भी ज़्यादा कमेंट्स आए मुझे मेरे बर्थडे विशेज़ के ऊपर, और इंस्टाग्राम के ऊपर तो ओहो हो पूरा दिन ही लाइन लगी रही स्टोरीज़ की, मैसेजेस की, पर्सनल डीएम्स की। सो थैंक यू सो मच यार। मैं एक एक का रिप्लाई नहीं कर पाया, मैं आपसे हाथ जोड़ के माफ़ी मांग रहा हूँ। मैं रिप्लाई नहीं कर पाया क्योंकि एक तो वो पूरा दिन बहुत ज़्यादा हेक्टिक था, बट अब हाँ सोच रहा हूँ धीरे धीरे करके सबका रिप्लाई करूँ, ज़रूर करूँगा, कोई दिक्कत नहीं है। सो आप वहाँ मुझसे बातें भी कर सकते हैं। मैंने आपको बताया इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं जल्दी ही एक और बहुत ही दिल दहला देने वाले केस के साथ।